सो हे गाइस, गुड इवनिंग। अभी टाइम हुआ है लगभग शाम के 4:30 और आज मैंने कोई भी ऐसे वीडियो शूट नहीं की है जो मैं डेली ब्लॉग में शूट करती हूँ। तो आज सोचा आपसे कुछ शेयर करती हूँ, अपने बारे में बात करती हूँ, तो इसलिए मैं बस ऐसे वीडियो शूट कर रही हूँ। तो वेलकम टू माई ब्लॉग टुडे। और जैसे कि मेरे चैनल का नाम है मनीषा मनदीप, तो मैं हूँ मनीषा और मनदीप मेरे हस्बैंड का नाम है। और ये जो चैनल मैंने बनाया था यूट्यूब पर, जैसे मैं आई तो यूट्यूब पर आने का मेरा पहले से कोई इरादा नहीं था। कभी सोचा भी नहीं इस बारे में कि कभी मैं यूट्यूबर बनूंगी या ऐसे कुछ ब्लॉग्स बनाऊंगी। तो जब चैनल स्टार्ट किया तो मेरा तो कोई इरादा नहीं था। तो इन्होंने मुझे ज़ोर दिया कि यूट्यूब पर वीडियो बनाया कर, ऐसे ऐसे होती है। तो पहले तो मुझे पता भी नहीं था कि यूट्यूब पर ऐसे वीडियोस बना सकते हैं या ऐसे डालते हैं। हाँ, यूट्यूब फेसबुक पर वीडियोस वगैरह देखे, लेकिन ऐसा कुछ कभी नहीं सोचा कि कैसे क्या करना होता है। फिर उन्होंने मुझे थोड़ा आइडिया दिया कैसे ऐसे वीडियोस होती है, तो जिस चीज़ में इंटरेस्ट है तो उस पर हम कोई वीडियो बना सकते हैं। और इन्होंने मुझे ये भी कहा कि सामने आके कुछ व्लॉग्स वगैरह बना सकते हैं या कोई न्यूज़ बना सकते हैं या जो भी जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो। पर मुझे तो कभी ऐसा कुछ मैंने सोचा ही नहीं। तो फिर बड़ी मुश्किल से सोचा कि अच्छा ठीक है, चलो देखती हूँ। पर बहुत ही डर भी लग रहा था क्योंकि कभी ऐसे कैमरे के सामने भी नहीं आई। फिर मैंने सोचा चलो अच्छा स्टार्ट करती हूँ, लेकिन मैं ऐसे तो नहीं, सामने आकर तो नहीं बना पाऊँगी। तो फिर मैंने स्टार्टिंग में सोचा कि क्या करूँ कैसे बनाऊँ, क्योंकि वीडियोस तो बहुत तरह की आती है पर मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया ऐसा कुछ कि कैसे क्या करना चाहिए। इसके बाद मैं 2-3 दिन तक बहुत कंफ्यूज रही कि अच्छा मैं यूट्यूब स्टार्ट करूँ तो क्या करूँ, कैसे करूँ, कहाँ से शुरू करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर रोजिन से पूछती थी कि करना क्या है, मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे बनाना है, क्या करना है। तो फिर इन्होंने मुझे कहा कि अच्छा तुझे ज़्यादा कुछ मतलब करने में कुछ अगर टेंशन हो रही है तो एक काम कर, स्टोरी बनाना स्टार्ट कर दे। जैसे कोई भी स्टोरी होती है तो उसको रिकॉर्ड करके फिर उसको एडिटिंग करके यूट्यूब पर अपलोड कर दो, वो आसान भी रहती है। और उसमें ये भी नहीं कि कैमरे के सामने आना पड़ेगा, बस अपनी आवाज़ देनी पड़ेगी। मैंने सोचा कि चलो ठीक है, ऐसे स्टार्ट करते हैं। फिर बड़ी मुश्किल से तो स्टोरीज़ मिली। फिर मैंने फ़ोन पर स्टोरीज़ देखना स्टार्ट की, इनको बताई कैसी बनाऊँ या वैसी बनाऊँ। इनका जो तुझे ठीक लगती है, जो आसान लगती है, बनाना शुरू कर दे। तो फिर मैंने पहली स्टोरी जो मैंने पहला जो मैंने वीडियो बनाने के लिए जो स्टोरी थी वो मैंने रिकॉर्डिंग की। तो इस रिकॉर्डिंग में भी मैं कई बार अटकी थी, बहुत मुश्किल से मैंने वो रिकॉर्डिंग की। फिर वो वीडियो को एडिटिंग की, पब्लिश की। और उसके बाद मुझे बहुत 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 डर भी लग रहा था कि पता नहीं कैसी बनी होगी, कि क्या कहेगा, क्या होगा इस बारे में, क्योंकि कोई ना इंटरेस्ट था ना कोई नॉलेज थी और ना कुछ मतलब ऐसा कभी सोचा ही नहीं कि ये सब करना है। तो ऐसे धीरे धीरे मैंने यूट्यूब पे वीडियोज़ डालना स्टार्ट की। उसके बाद जब स्टोरीज़ के लिए स्टोरी ढूँढूँ तो मुझे कोई स्टोरी समझ नहीं आती थी कि मैं किस टाइप की स्टोरी बनाऊँ या कहाँ से स्टोरीज़ लाऊँ ये सब करने के लिए। तो ऐसे काफ़ी सारे ऐप्स भी आते हैं जो मैंने देखे, तो कुछ समझ नहीं आता था कि कौन सी स्टोरी बनाऊँ, कौन सी नहीं बनाऊँ, सारी स्टोरीज़ पढ़ती रहती थी। तो फिर उसके बाद मैंने स्टोरीज़ बनाना तो अलग, बाकी और भी जनरल नॉलेज के या घरेलू टाइप की जो वीडियोज़ होती हैं, तो उस टाइप की वीडियोज़ में जैसे मैं मोटिवेशन वीडियोज़ होती हैं तो उस टाइप की बातें भी मैं ढूँढने लगी। जो मुझे मिली, जो मुझे अच्छी लगती गई, मैं उस पर स्टोरी बनाती गई और उसको रिकॉर्ड करती गई और अपलोड करती गई। तो ऐसे मैंने चैनल पे काफ़ी सारी वीडियोज़ डाली हुई है। तो मेरे चैनल पे कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं है कि जो एक ही तरह का हो, क्योंकि पहले तो मैंने सोचा था कि ना स्टार्ट करूँगी तो महिलाओं के ऊपर, लड़कियों के ऊपर जो बातें होती हैं, जो चल रहा है समाज में या घरों में, जैसे सोच है पुरानी और अभी का जो चल रहा है, तो सारा मिक्स करके मैं ऐसे करके कोई बातें इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगी। तो यही मेरा कंटेंट होगा। लेकिन चलते चलते आगे मेरा कंटेंट चेंज हो गया। कभी मैंने कोई वीडियो बना दी, कभी मैंने कोई डाल दी, कभी कोई डाल दी, कभी एक दो न्यूज़ भी बनाकर मैंने डाली मेरे चैनल पे। तो काफ़ी सारी ऐसे वीडियोज़ मेरे चैनल पे हैं। तो मुझे कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या कर रही हूँ, कभी कुछ कर रही हूँ तो कभी कुछ कर रही हूँ। फिर धीरे 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 पता नहीं क्या हुआ, लगभग साल भर निकल गया था। फिर मेरा मन हुआ, जैसे वीडियोस देखती हूँ तो मुझे ब्लॉग्स के बारे में कभी ध्यान नहीं दिया था मैंने, क्योंकि ये सब देखती नहीं थी। तो यूट्यूब पे मैंने ब्लॉग्स वगैरह देखे तो फिर मेरा दिल किया क्यों ना मैं ब्लॉग बनाना स्टार्ट करूँ। फिर इनसे मैंने कहा तो कहते मैंने तो तुझे पहले ही कहा था। फिर मैंने ब्लॉग के लिए सोचा कि चलो मैं ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। लेकिन ससुराल में हूँ, ससुराल में जैसे कि है ना, हमारा, मैंने आपको पहले वीडियोस में अपने ब्लॉग्स में बताया है कि कैसे पर्दा प्रथा है, जिससे गाँव में बहुत ही पुराने रीति रिवाज चल रहे हैं। बहुओं को पर्दे में रखना, लड़कियों को पर्दे में रखना, लड़का लड़की में फ़र्क है, जैसे बहुत से पुरानी जो सोच होती है, छोटी सोच होती है, इस तरह की वहाँ पे बातें हैं। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं ब्लॉग बनाती हूँ तो मुझे कैमरे के सामने आना पड़ेगा, फिर घर पर क्या होगा? घर पर कोई मम्मी पापा, मतलब मेरे सास ससुर जी या कोई कोई बात ना हो। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर, सब ठीक हो जाएगा, ऐसा कोई इशू नहीं। फिर उसके बाद मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया तो मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो फर्स्ट टाइम में मेरी छोटी ननद के घर पर कोई प्रोग्राम था,
उसके घर जाना ज़रूरी था। शायद जनवरी में संक्रांति का टाइम आता है, तो उसके लिए उसके घर शायद सामान लेकर जाना था। हाँ, तो वहाँ जाना था, तो वहाँ से मैंने फर्स्ट ब्लॉग स्टार्ट किया था। आपने शायद मेरा वो ब्लॉग देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आप देखिएगा कि मैंने किस तरीके से अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी। उसके बाद भी मुझे कुछ समझ नहीं आता था कि कैसे ब्लॉगिंग करनी है, तो चलो जैसे कैसे समझ आया क्या करना है क्या नहीं करना, बस जैसे ठीक लगा वैसे मैं करती गई। तो बस अब यहाँ पहुँची हूँ। ज़्यादा तो मेरे फॉलोअर्स नहीं है, यूट्यूबर बन रही हूँ, सीख रही हूँ, तो बहुत चेंज आया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। चलो बाकी मैं आपको थोड़ा सा मेरे बारे में बताती हूँ। तो मेरा नाम मनीषा है और मैं एमपी की रहने वाली हूँ। हरियाणा में मैं अभी हूँ, हरियाणा में मेरा ससुराल है गाँव में, और गाँव से अभी हम सिटी में आके रह रहे हैं। कुछ दिन पहले मैंने ब्लॉग्स डाले थे, पहले आपको बताया था इसके बारे में भी। जब मैं छोटी थी, मम्मी बताती है, जब मेरा जन्म हुआ था, मेरा जन्म 15 अगस्त के दिन हुआ था, और मम्मी बताती है कि मैं छोटी थी तो मैं बहुत ज़्यादा रोती थी। तो बच्चे तो होते हैं, रोते हैं, कुछ बच्चे मतलब कम रोते हैं, कुछ ज़्यादा रोते हैं। तो मम्मी बताती है कि तू बहुत ज़्यादा रोती थी। तो अब घर में फैमिली में जो मेंबर होते हैं, दादी नानी लोग, तो ये बोलते हैं कि बच्चों की तो होती है, कुछ बच्चे रोते हैं। तो ऐसे कभी उन्होंने कोई टेंशन नहीं ली कि पता नहीं इसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इसको डॉक्टर को दिखाया जाए या कुछ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद ऐसे ही चलता रहा, तो मैं लगभग 1.5 साल की हो गई थी। मुझे बहुत ज़ोर का फीवर आया हुआ था, मम्मी ने बताया था। तो पहले तो ज़्यादातर तो घरों में ही सारे नुस्खे होते हैं। बच्चों को फीवर हुआ, सर्दी जुकाम हुआ, तो सब घरेलू नुस्खे अपना के दवाई कर ली, बच्चे को ठीक कर लिया। पर फीवर ज़्यादा हो रहा था, ठीक नहीं हो रहा था, तो मुझे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। जैसे कि जब से मेरा जन्म हुआ था तब से लेकर लगभग मैं 1.5 साल की हो गई थी। इस बीच मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ा था। फिर मम्मी मुझे 1.5 साल की जब मैं थी, मुझे फीवर हुआ था, तो मुझे डॉक्टर के पास लेकर गई थी। तो डॉक्टर ने मेरा जब चेकअप किया, उन्होंने तो नॉर्मल फीवर का चेकअप किया था, पर डॉक्टर को समझ आया तो उन्होंने मम्मी को कहा कि इसे हार्ट के डॉक्टर को दिखाओ, उसको हार्ट की थोड़ी प्रॉब्लम लग रही है। फिर मम्मी ने मुझसे सारा पूछा कि ऐसे क्यों, क्या, तो उन्होंने बताया कि इसको ये प्रॉब्लम होती होगी, जैसे इसकी सांस तेज चल रही है, और भी जो होगा उस उन्होंने बताया होगा। तो मम्मी ने कहा ठीक है। फिर थोड़ी सी टेंशन भी हो गई कि डॉक्टर ने ऐसा क्यों कहा, हार्ट प्रॉब्लम है, पता नहीं क्या होगा, अभी तो छोटी है। और तब उनको धीरे धीरे समझ आया कि अच्छा इसलिए ये इतनी ज़्यादा मतलब रोती है, चिड़चिड़ी रहती है, इसको अंदर कोई तकलीफ़ होती होगी। उसके बाद फिर मम्मी ने मुझे हार्ट के जो डॉक्टर होते हैं वहाँ पर ले जाकर वहाँ मेरा चेकअप कराया। तो सारा चेकअप हुआ, उसके बाद डॉक्टर ने बताया कि मेरे दिल में छेद है। तो डॉक्टर ने बताया कि मेरा ऑपरेशन होगा तो ही मैं ठीक हो सकती हूँ, ऐसे ठीक नहीं हो सकती। तो चलो ठीक है, सारी बातें हो गई। फिर हम घर आ गए, मैं छोटी थी तो मुझे इतना कुछ याद नहीं, मम्मी ने कुछ बातें बताई, कुछ बाकी मुझे जो समझ में आ गया जब मैं बड़ी होती गई धीरे धीरे, तो मुझे समझ में आता रहा, चला गया कि मुझे क्या है, क्या प्रॉब्लम है, कैसे क्या। फिर डॉक्टर ने कोई दवाई दी थी कि मुझे दिन में 2 बार खानी, तो उससे मैं ठीक रहूँगी, ज़्यादा मेरी सांस भी नहीं चलेगी और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जो मुझे थी। तो फिर वो दवा मैं खाती थी, एक सुबह लेती थी, एक शाम लेती थी। मतलब मैं 1.5 पौने 2 साल की थी तब से मैं वो दवा ले रही थी। तो वो दवा लेते लेते मैं काफ़ी बड़ी हो गई थी, मेरी आदत में बन गया था दवा लेना। मुझे खाना खाना याद नहीं रहता था, लेकिन दवा खाना याद रहता था, क्योंकि मुझे अंदर से तकलीफ़ होती थी, प्रॉब्लम होती थी। ऐसे लंबी लंबी सांस लेती थी और चलने में भी दिक्कत होती थी। मैं ज़्यादा दूर तक चल नहीं सकती थी, 10 कदम तक भी चलती थी तो मुझे बैठना ही पड़ता था। मेरी बहुत ज़्यादा सांस फूलने लगती थी, अंदर यहाँ पे थोड़ा दर्द भी होने लगता था। फिर ऐसे करते करते फिर मम्मी ने पता किया कि इसका कोई इलाज हो, तो फिर किसी ने बताया कि होम्योपैथिक जो दवाई होती है, जड़ी बूटियाँ होती हैं, तो वहाँ कोई है वो देते हैं, ऐसे करके। फिर मम्मी मुझे उन डॉक्टर के पास भी लेकर गई, फिर उन्होंने दवाई दी। काफ़ी टाइम तक मैंने वो दवाई खाई, तो उसका कोई असर नहीं हुआ। जब उन्होंने वो दवाई दी थी, तो जो मैं पहले से दवाइयाँ ले रही थी ना, जो डॉक्टर ने मुझे पहले दी थी कि सुबह शाम इसको हम खानी खानी है जिससे मैं ठीक रहूँगी थोड़ी, तो वो दवाई उन्होंने कहा था बंद करनी है, और जो उन्होंने दवाई दी थी कि ये खानी है। फिर वो दवाई मैं खा रही थी, तो उसके बाद कई दिन तक वो दवा मेरी चलती रही। और फिर मैं जो पहले दवाई खा रही थी वो मैंने बंद कर दी, तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगी थी, बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगी थी। क्योंकि जैसे छोटी से मैं बड़ी होती गई तो मैंने वही दवाइयाँ खाई, तो मुझे प्रॉब्लम थोड़ी कम होती थी, मतलब तकलीफ़ होती थी तो वो कम होती थी, इतनी ज़्यादा वो नहीं होती थी कि जैसे बहुत मैं एकदम बिस्तर पे पड़ी रहती थी और बिल्कुल उठ नहीं सकती थी। सोचती थी कहीं जाऊँ या बाथरूम तक भी जाना था तो मैं नहीं जा सकती थी, ऐसे सोती रहती थी। तो वो गोलियाँ खाती थी तो मैं ठीक रहती थी, लेकिन ये जड़ी बूटी वाली दवाइयाँ खाने के बाद वो दवाई बंद करनी पड़ी। तो फिर मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगी थी, और इस दवाई का कुछ असर नहीं दिख रहा था कि पता नहीं कब तक खानी है, कब असर होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो तबीयत भी ज़्यादा बिगड़ रही थी, तो फिर मैंने जो दवाई बंद करवा दी थी उन्होंने, फिर वो दवाई हमने वापस खाना स्टार्ट कर दी थी। उसके बाद और डॉक्टर को दिखाया था कि कुछ और दवाई के पता करें, तो दूसरे हॉस्पिटल में और आगे जाके दिल्ली भी गए थे हम, बैंगलोर भी गए थे, और 2-3 शहर और भी गए थे जहाँ जहाँ ये बड़े हॉस्पिटल होंगे हार्ट के, जहाँ पे ऑपरेशन होते होंगे, जहाँ इलाज होता होगा। सब जगह पता करा कि शायद बिना ऑपरेशन के काम बन जाए। तो जहाँ भी गए थे सारे डॉक्टर्स ने यही बोला कि ऑपरेशन तो होगा ही होगा,
अभी छोटी है तो अभी हो जाएगा, अभी नहीं कराना चाहते तो थोड़ी बड़ी हो जाए तो तब करा लेना, क्योंकि मम्मी को भी डर लगता था कि अरे अभी तो छोटी है, अभी इसका कैसे इतनी छोटी बच्ची का ऑपरेशन कराया जाए। तो ऐसे करते करते फिर मैं बड़ी हो गई और स्कूल भी जाती थी, ज़्यादा दूर चल नहीं पाती थी तो स्कूल जाती थी। तो जब मैं स्कूल जाती थी तो स्कूल में टीचर से मम्मी ने पहले ही बात कर ली थी कि इसको ऐसी ऐसी दिक्कत है, तो मैं डेली स्कूल नहीं जाती थी। तो टीचर ने भी समझ के सारी बातें कर ली थी, तो मैं हफ्ते में या तो 2 बार स्कूल जाती थी या 3 बार जाती थी। हमेशा ऐसे चलता रहा। मैं जब से फर्स्ट क्लास से पढ़कर जैसे मैं बड़ी हो गई, 8th क्लास तक पढ़ी थी मैं। तो जहाँ मेरे घर के पास जो स्कूल था वो 8th क्लास तक ही था। तो स्टार्टिंग से जब मैं 8th क्लास तक पढ़ी हूँ तो मैं ऐसे ही पढ़ी हूँ कि हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन स्कूल जाना, ऐसे ही मेरी पढ़ाई चली है। और स्कूल में भी जब पढ़ते हैं लंच टाइम होता है तब मैं क्लास में रहती थी। सवेरे के टाइम जो प्रेयर होती है ग्राउंड में खड़े होके, तो भी मैं क्लास में रहती थी। प्रेयर में कभी मैं खड़ी नहीं हुई, क्योंकि मैं प्रेयर चाहे 5-7 मिनट की हो उतनी देर में मैं लगातार खड़ी नहीं रह सकती थी। तो मैं तब भी क्लास में बैठी रहती थी। और जब अटेंडेंस होती थी तो टीचर जब नाम लेते हैं तो गवर्नमेंट स्कूल जो होते हैं तो वहाँ पे टेबल चेयर वगैरह नहीं थे, तो नीचे जो खटिया बिछाकर बच्चे बैठते हैं वहाँ पर बैठती थी मैं। और सारे बच्चे जैसे वहाँ बैठे थे तो वो खड़े होकर अटेंडेंस लगवानी होती सारे बच्चों की, तो मैं बैठ कर ही लगाती थी। और लंच टाइम में सारे बच्चे बाहर खेलते थे, मैं क्लास में अकेली बैठती थी। और कभी कभी बाहर जाकर बैठ जाती थी, सब खेलते रहते थे, मैं उनको देखती रहती थी बस। तो ऐसे ही टाइम निकला मेरा। और स्कूल आने जाने में भी दिक्कत थी, तो मम्मी मुझे गोद में उठाकर स्कूल छोड़ कर आती थी, गोद में लेकर आती थी। जब मैं 8th क्लास तक पहुंच गई थी, बड़ी हो गई थी, तब तक भी मम्मी मुझे गोद में उठाकर स्कूल बैठा कर आती थी और गोद में लेकर ही घर आती थी। तो फिर जब मेरी 8th क्लास पूरी हो गई थी, कंप्लीट कर ली थी मैंने 8th क्लास तक की स्टडी, तो उसके बाद मैं घर पर रह गई थी। क्योंकि 9th और 10th के बाद जो स्कूल जाना होता तो वो थोड़ा दूर जाना होता था। जैसे हमारा घर जिस साइड पर था वहाँ पे जो स्कूल था, गवर्नमेंट स्कूल था, वो 8th क्लास तक था। और जो दूसरा स्कूल था वो बाहर निकल कर दूसरी साइड पर था। तो 8th क्लास करने के बाद मैं घर पर बैठ गई थी। यूँ लगा था कि शायद मैं अब इतने हो गया, पढ़ाई मेरी हो गई, अब मुश्किल है आगे पढ़ना। उसके बाद फिर मैं लगभग 1 साल तक घर रही, ना स्कूल गई ना कहीं और, बस घर पर रहती थी। उसके बाद मैं लगभग उस टाइम 15-16 साल तक की हो गई थी जब मेरा ऑपरेशन हुआ था। तो भोपाल के मेमोरियल हॉस्पिटल में, भोपाल का गैस वाला हॉस्पिटल आपने सुना होगा, जैसे जो गैस कांड हुई थी भोपाल में तो उसके लिए जो हॉस्पिटल बना था, तो उसका नाम है भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल। तो वहाँ पे मेरा बड़ा ऑपरेशन हुआ था, बाईपास सर्जरी हुई थी। और वहाँ पे मैं लगभग 2 महीने एडमिट रही थी। जैसे कि ऑपरेशन होने से 15 दिन पहले उन्होंने मुझे एडमिट कर लिया था। उसके बाद 15 दिन बाद जो ऑपरेशन हुआ तो आईसीयू में मैं लगभग 1 महीने से ऊपर, शायद 1 महीना 6 दिन या 10 दिन ऐसे में कंप्लीट आईसीयू में ही रही थी। आईसीयू से मैं बाहर नहीं आई थी, क्योंकि डॉक्टर कहते थे कि मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है बचना। तो उन्होंने मुझे वार्ड में लेकर ही नहीं आए। जो मेरा ऑपरेशन हुआ था, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे निशानी है, मुझे वेंटिलेटर भी लगा था। जैसे जब वो सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो डॉक्टर वेंटिलेटर लगाते हैं ना, वो पाइप होता है, वो मुझे यहाँ पर लगा था। तो मम्मी से तब भी साइन कराए थे कि रिस्क है, कुछ भी हो सकता है ऐसे करके, तो यहाँ पे वेंटिलेटर लगा था। और जो ऑपरेशन हुआ था ये उसका निशान ही है मेरा, यहाँ से नीचे इतना कट हुआ था, इतना ऐसे मेरा हार्ट का जो बड़ा ऑपरेशन होता है, बाईपास सर्जरी हुई थी। तो लगभग फिर मैं आईसीयू से फिर वार्ड में आई थी, तो वहाँ भी मुझे लगभग 12-15 दिन रहना पड़ा था। तो ऐसे पूरे मिला के कंप्लीट 2 महीने से ऊपर ही हो गया था। इतना तो मैं इतना टाइम हॉस्पिटल में रही। उसके बाद फिर घर आ गए थे। और इस बीमारी की वजह से मेरे नेल्स भी ऐसे मैं आपको दिखाती हूँ मेरे पाँव के नेल्स से। तो शायद वो कहते हैं कि बीमारी की वजह से था, या पता नहीं, हो सकता है। आप देखिए, आप बताइएगा कि ये नेल्स बीमारी की वजह से हैं या वैसे ही ऐसे होते होंगे किसी किसी के, पता नहीं। पर ज़्यादातर जैसे मैंने सुना, डॉक्टर ने तो कभी नहीं कहा इस बारे में कि इसके नेल्स ऐसे हैं, तो इसको जो बीमारी थी उसकी वजह से थे मेरे नेल्स। ये देखिए बड़े बड़े से हैं, गोल गोल से हैं, और बिल्कुल नीले जो रंग होता है ना, इस नील का, ऐसे मेरे नाखून हुआ करते थे। तो पता नहीं वो बीमारी की वजह से था, पता नहीं मेरा ब्लड ऐसा था या कुछ और, या बीमारी की वजह से ऐसा था। तो जब मेरा ऑपरेशन हो गया था, ऑपरेशन होने के बाद मेरे नेल्स का ये जो कलर है ये ब्लू से पिंक होने लगा था, ठीक हो गया था। बाकी जो इनका शेप है ऐसे ही रह गया, और जो मेरे पैर का शेप है वो भी, वो तो जैसा था वैसे ही है। ये बाकी कलर उसका भी ब्लू से पिंक हो गया था। मैं आपको दिखाती हूँ ऐसे। ये देखिए इस तरीके से इनका शेप है।
जब से मेरा जन्म हुआ तब से अब तक इनका शेप इसी तरह का है। तो कभी भी कहीं आना जाना होता है, किसी का भी ध्यान पड़ता है तो लोग 1 मिनट रुक के गौर से देखने लगते हैं कि क्या इस टाइप के नेल्स कैसे हैं, क्यों है, कैसा शेप है। और स्कूल भी जाती थी जैसे स्टार्टिंग से, तो वहाँ भी सब बच्चे ध्यान देते थे, टीचर भी ध्यान देते थे। तो थोड़ा अलग सी नज़रों से सब देखने लगते हैं कि ये ऐसे कैसे पाँव हैं इसके, ये नेल्स ऐसे कैसे हैं। तो देखो आप, ये बीमारी की वजह से हैं या ऐसा होता है, किसी के नेल्स ऐसे होते होंगे तो मेरे भी ऐसे हैं, तो ये है, या फिर ये हार्ट प्रॉब्लम की वजह से होते हैं, कुछ पता नहीं मुझे। तो देखिए आपने मेरे नेल्स, तो हो सकता है आपने पहले भी कभी ऐसे देखा हो किसी के नेल्स ऐसे, तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये बीमारी की वजह से थे या कुछ और प्रॉब्लम थी या ऐसे होते हैं। तो मुझे तो बहुत कन्फ्यूज़न थी कि पता नहीं क्यों ऐसा होगा। तो आपको पता हो तो आप ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद मैं कहाँ थी, हाँ मेरा ऑपरेशन हुआ था, मैं घर आ गई थी ऑपरेशन के बाद। उसके बाद मैंने पहले 1 साल गैप किया था, उसके बाद ऑपरेशन के बाद फिर 1 साल गैप किया था स्टडी के लिए। तो जब मैं ठीक हो गई थी तो जो दूसरी साइड मैंने बताया स्कूल था हमारा, जो सेकेंड स्कूल था जहाँ 9th से स्टडी करनी थी, फिर मैं वहाँ गई थी पढ़ाई करने के लिए। वहाँ मैंने 9th और 10th की थी। तो मैं ठीक तो हो गई थी, लेकिन फिर भी वहाँ भी मम्मी ने बात कर ली थी कि ये डेली नहीं आ पाएगी, क्योंकि मम्मी के मन में ऐसा रहता था, चलो ठीक तो हो गई थी पर जो मुझे पहले प्रॉब्लम होती थी वो नहीं थी। लेकिन फिर भी अंदर से थोड़ी सी एक वीकनेस जो होती है वो तो मुझे रहती थी, लेकिन पहले वाली प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं थी। मैं अच्छे से चल सकती थी, काफ़ी दूर तक चल सकती थी, और जो दवाइयाँ मैं ले रही थी वो भी नहीं थी। तो मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर फिर भी अंदर से जो वीकनेस थी, जैसे ऑपरेशन के बाद जब तक बॉडी अच्छे से उसको रिकवर नहीं कर ले तो जो वीकनेस होती है वो होगी मुझे, तो शायद वही थी। फिर मम्मी ने वहाँ भी उस टीचर से बात कर ली थी जो दूसरा स्कूल था कि ये डेली नहीं आ पाएगी, इसको ऐसी ऐसी प्रॉब्लम थी, अब ये ठीक है लेकिन मुश्किल है डेली आना इसका। तो फिर भी वो टीचर ने भी हाँ कर दी थी कि चलो कोई नहीं। तो वहाँ भी मैं हफ्ते में कभी 3 बार, कभी 4 बार, कभी 5 बार जाती थी। डेली तो मैं कभी नहीं जाती थी, बचपन से जो लास्ट मेरा क्लास रही वहाँ मैं कभी भी डेली नहीं गई। उसके बाद मैंने 9th और 10th किया। 10th करने के बाद फिर मेरा स्कूल आना जाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि पैदल जाना तो बड़ा मुश्किल था, और मैं भाई के साथ जाती थी। फिर भाई ने उसने वहाँ जाना छोड़ दिया था, वो दूसरी जगह जाने लग गया था, तो फिर मैं डेली आना जाना मुझे प्रॉब्लम होती थी। तो उसके बाद मैंने 10th करने के बाद फिर मैंने स्टडी छोड़ दी थी। फिर मैं घर बैठ गई। अब घर बैठ गई, अब क्या करूँ, पढ़ने का तो मेरा बहुत दिल होता था। जैसे किसी को देखते हैं, कोई बाहर रहकर पढ़ाई कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो कोई कुछ, तो सबको देखकर मेरा भी बहुत मन होता था कि मैं भी कुछ करूँगी। मम्मी से मैं इस बारे में बात करती रहती थी कि मैं ये करूँगी, वो करूँगी, ये बनूँगी, वो बनूँगी, कभी कुछ ऐसी बात करती रहती थी। और मम्मी ने मुझे कभी नहीं रोका टोका इस बारे में। मम्मी ने मुझे कभी ये नहीं कहा कि नहीं, ये नहीं कर पाएगी, ये तेरी बस की नहीं है कुछ भी। मम्मी ने जब भी मैं बोलती थी कि हाँ मुझे कुछ करना है या कुछ बनना है, तो मम्मी कहती थी हाँ ठीक है, टाइम आएगा कर लेना, कर लेना, जो करने कर लेना, ऐसे करके। पर फिर 10th के बाद फिर मैं घर बैठ गई, कुछ नहीं किया। उसके बाद फिर आगे की पढ़ाई तो करनी थी। फिर 1 साल और गैप किया, गैप हो गया जैसे। उसके बाद 12th के लिए जो प्राइवेट फॉर्म भराते हैं, प्राइवेट एग्ज़ाम देते हैं, तो फिर मैंने सोचा कि चलो स्कूल तो नहीं गई, प्राइवेट फॉर्म ही भर दूँ, बस एग्ज़ाम देने जाना होगा, 12th तो मेरी हो जाएगी। फिर हमारी कॉलोनी में एक और आंटी थी, वो मतलब एज तो उनकी अच्छी हो गई थी, उनके 2 बच्चे बड़े-बड़े। तो उस टाइम उन्होंने भी प्राइवेट फॉर्म भरा था 12th का। उन्होंने भी बीच में पहले पढ़ाई छोड़ी हुई होगी, तो उसके बाद उन्होंने फॉर्म भरा। फिर उनसे मेरी बात हुई, जैसे मुझे पता चला, फिर उनसे पूछा मैंने, फिर उनके साथ मैंने फॉर्म भरवाया अपना, और हम दोनों ने साथ में एग्ज़ाम दिए, और ऐसे करके मेरी 12th कंप्लीट हो गई। 12th कंप्लीट होने के बाद फिर जो कॉलेज जाना था, तो कॉलेज और दूसरे शहर में था। ये दिक्कत हो गई इस शहर में, जहाँ पे हम थे वहाँ पे स्कूल 12th तक तो हो गया, लेकिन कॉलेज था ही नहीं। तो अब वहाँ कैसे जाना हो, या फिर सोचा कि प्राइवेट फॉर्म भर दे, पर प्राइवेट, जैसे मैंने 12th का प्राइवेट फॉर्म भर के ऑनलाइन एग्ज़ाम दिए, तो मुझे कुछ ख़ास समझ नहीं आया ना, अच्छा लगा। चलो होना था ऐसा हो गया, कोई नहीं। अपनी मार्कशीट तो हाथ में आ गई कि 12th पास हो गई। लेकिन आगे जाने के लिए मुझे पता नहीं क्यों रेगुलर जाने का ही मन था, लेकिन वहाँ रेगुलर जाना तो बड़ा मुश्किल था, दूसरे शहर में, और अकेली थी मैं, साथ में कोई भी नहीं था कि जैसे कोई फ्रेंड होती साथ में तो आना जाना हो जाता। और जाते हैं कई लोग ऐसे, तो वहाँ से जाने आने वाले तो बहुत थे, लेकिन जहाँ मैं रहती थी मेरे आसपास ऐसा कोई नहीं था। तो बस अकेले जाने के चक्कर में फिर मैंने छोड़ दिया सोचना कि आगे पढ़ना है या कुछ करना है। उस कुछ दिन के लिए मैं फिर भूल गई कि चलो छोड़ो, क्या करना है, पढ़ के इतना पढ़ लिया काफ़ी है, ठीक है।
फिर मैं घर पर रहती थी, तो सोचती थी, क्योंकि मुझे बहुत पहले से, छोटी थी मैं जब बीमार रहती थी, छोटी क्लास में थी, तब से मुझे ऐसा मन में रहता था कि बड़ी होंगी तो कुछ करूँगी, अच्छे से पढ़ाई करूँगी, कुछ बनूँगी। फिर ऐसे करते करते तो चलो आगे पढ़ाई तो मैंने की नहीं, बीच में छोड़ दिया, 12th हो के फिर मैं घर रह गई। अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ तो करना है। फिर मैं समझ नहीं पा रही थी क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ। फिर मेरी मासी की बेटी एक स्कूल में पढ़ाने जाती थी, प्राइवेट स्कूल नया-नया स्टार्ट हुआ था और वहाँ टीचर्स की ज़रूरत थी। वहाँ 2-3 टीचर्स थे शुरू में, स्टार्टिंग में थोड़े बच्चे आते थे तो वो वहाँ जाती थी पढ़ाने। वो गई थी वहाँ पर इंटरव्यू देने और वो मुझे अपने साथ लेकर गई थी। तो वो वहाँ गई, उसने इंटरव्यू दिया, उसका सिलेक्शन हो गया और प्राइवेट स्कूल था, इंग्लिश मीडियम स्कूल था। पढ़ाई तो मैंने हिंदी मीडियम से की है, जैसे गवर्नमेंट स्कूल जो हिंदी मीडियम होते हैं वहाँ से की है, लेकिन जो स्कूल था जहाँ वो पढ़ाने जाती थी वो इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूल था। और वहाँ पे उसका सिलेक्शन हो गया तो वो वहाँ पे टीचर के रूप में जैसे जाने लगी। फिर मैं घर आ गई, तो ऐसे करते हुए लगभग उसके जाते लगभग 1 महीना बीत चुका था और मैं घर पर ही रहती थी। फिर मैंने मम्मी से कहा कि मुझे कुछ करना है, कुछ करना, मैं क्या करूँ, मैंने तो पढ़ा भी नहीं, आगे के फॉर्म भर दूँ। तो मम्मी कहती अब क्या पढ़ेगी, अब तो 2-3 साल तूने निकाल दिए, ऐसे ही करती तो कर लेती, चल तेरा मन है तो कोई बात नहीं, कर ले, फिर से फॉर्म भर दे, प्राइवेट दे दे या जैसा करना है कर ले। ऐसा मम्मी ने कहा। फिर मैंने सोचा अरे क्या पढ़ना हो, बस ऐसे ही करो, मन में कभी कुछ ख्याल तो कभी कुछ, ऐसे करके फिर मैं बैठी रही, सोचती रही कि क्या करना है, क्या करना है। फिर मेरे मन में ऐसे ख्याल आया कि क्यों ना मैं भी स्कूल जाऊँ पढ़ाने, जैसे वो जाती है तो उसके साथ मैं भी जाऊँ। मैंने उससे पूछा कि मैं भी सोच रही हूँ कि मैं भी चलूँ ऐसे, तो उसने कहा ठीक है चल इंटरव्यू दे दे, अगर हो जाता है तो ठीक है। लेकिन फिर उसने कहा कि तेरा तो 12th ही हुआ है, आगे मतलब पढ़ाई तो तूने इतनी की है, तो वो तुझे कैसे लेंगे, ऐसे तो टीचर नहीं होती, बस इतने कम पढ़े हुए को टीचर के रूप में ले लें। फिर मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, ट्राई करते हैं। फिर मैं उसके साथ गई, मैंने इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में कुछ खास नहीं लिया, बस जो बुक होती है इंग्लिश में और 2-3 लाइन उन्होंने पढ़ने को बोला, तो वो मैंने रीड किया और उन्होंने बोला इसको एक्सप्लेन करके बताओ कि किस तरीके से आप बच्चे को इसको समझाओगे। फिर मैंने वो लाइन पढ़ के उन्हें बता दिया सारा कुछ और फिर उन्होंने मुझे बोला ठीक है आप कल से आ सकते हो। उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा कि आप कितने पढ़े हो, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, कितना, कुछ भी उन्होंने मुझसे नहीं पूछा और उन्होंने कहा ठीक है कल से आ जाना। नहीं, उन्होंने कहा था कि आज से आ सकते हो, आप चाहो तो अभी से स्टार्ट कर सकते हो। तो मैंने कहा था कि शायद, मैंने कहा था कि नहीं मैं कल से आऊँगी। उसके बाद मैं स्कूल जाने लगी पढ़ाने के लिए। तो उस टाइम वो स्कूल भी स्टार्ट ही हुआ था और मुझे लगभग उस टाइम 600 रुपये देते थे मंथली। सबको ही 600 रुपये देते थे। एक जो टीचर थोड़ी अच्छी पढ़ी हुई थी, बड़ी क्लास पढ़ाती थी, उनको वो 11th-12th क्लास के हिसाब से पढ़ाती थी, तो उनको 800 रुपये देते थे। बाकी उनसे पहले की जो भी टीचर थी उनसे नीचे की, उनको सबको 600 रुपये देते थे। तो फिर मैं वहाँ जा रही थी, 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, अकेली जाती थी पैदल, घर से जैसा थोड़ी दूर था, फिर भी काफ़ी लंबा पड़ जाता था, तो मैं पैदल जाती थी, पैदल आती थी, अकेली जाती थी, आती थी। कभी धूप होती थी बहुत ज़्यादा गर्मी के टाइम में और फिर बारिश स्टार्ट हो गई थी, जैसे एमपी में बारिश बहुत होती है, तो बहुत ज़्यादा बारिश में आती-जाती थी। ऐसे करते हुए आते-जाते फिर लगभग 4 महीने बीत चुके थे। फिर मेरा अंदर से मन उठ गया था कि नहीं, मुझे ये काम नहीं करना है, क्या है इसमें, 600 रुपये देते हैं और आती हूँ, जाती हूँ, सर दर्द भी होता है, ऐसे करके मैंने बस माइंड में क्या आया, फिर मैंने घर बैठ गई। मैंने कहा कि अब मैं नहीं जा रही। मम्मी ने कहा क्यों, हो गया शौक खत्म, मैंने कहा तो बस मैंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने बस 4 महीने वहाँ पे गई और फिर मैं घर आ गई। अब घर पे रह रही थी, फिर मैं क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ। तो मैं छोटी थी ना, तब से मैं सिलाई का काम करती थी, थोड़ा-थोड़ा मुझे आता था, मतलब मशीन, सिलाई मशीन चलाना मुझे आता था। कभी ना किसी को देखा, ना किसी ने सिखाया, तो मैं छोटे-छोटे कपड़े बनाती थी, जैसे गुड़िया के कपड़े बना लिए। उसके बाद मेरी छोटी सिस्टर आई, वो छोटी थी, 1.5 साल की हुई थी, तब भी उसके मैंने छोटे-छोटे कपड़े बनाए थे, जैसे फ्रॉक हो गई, स्कर्ट टॉप हो गए, नाइट ड्रेस हो गई और उसमें मैं डिज़ाइन भी डाला करती थी। तो उसे भी देख के देखते रहते थे कि अच्छा डिज़ाइन डालती है, इतनी छोटी से ऐसे सिलाई कर लेती है और इसको तो मतलब इसने सीखा भी नहीं है। ऐसे करके मेरी ऐसी बातें होने लगी थी। मुझे अच्छा भी नहीं लगता था कि ऐसे कैसे लोग बातें करते हैं, क्या हुआ सिल दिया तो इतना तो कर ही सकते हैं, सभी करते, इतना तो सबको ही आता है। मुझे नहीं पता था कि बस बिना सीखे नहीं आ सकता, ऐसा होता था। उसके बाद फिर मैंने छोटे-छोटे कपड़े बनाती थी। एक बार मम्मी कहीं गई हुई थी, तो मेरा मन था एक बार कि मैं सूट बनाकर देखूँ, लेकिन मुझे ना सूट की कटिंग आती है ना सलवार की कटिंग आती है, लेकिन फिर भी पता नहीं मेरा क्यों मन था। मम्मी से एक बार मैंने कहा था कि मम्मी आपका एक सूट रखा है, मैं वो सिलूँ? मम्मी ने कहा नहीं, ख़राब कर देगी, बिगड़ जाएगा, पहले सीख ले सिलाई, अगर सिलना है तो सीख लेना और फिर बना देना। मैंने फिर कोई जवाब नहीं दिया, मैंने कहा ठीक है, चुप हो गई मैं। फिर मम्मी एक बारी की बात है, कहीं गई हुई थी, तो मम्मी का जो वो सूट रखा था वो मैंने सूट उठाया
और उसको मैंने कुर्ता मम्मी का लिया, जो मम्मी पहले डालती होंगी फिटिंग के लिए। तो मैंने कुर्ते के ऊपर कुर्ता रख के उसके डबल वो करके दो, जैसे आगे पीछे का पल्ला निकालना होता है, तो मैंने कुर्ते की कटिंग की और मम्मी का कुर्ता सिया। जैसे कैसे मैंने ऐसे ही नाप के कुर्ते की कटिंग की। हाँ, सलवार मुझे नहीं पता था कैसे काटूँगी या कैसे नापी जाएगी। सलवार देख के ऐसे लगता था कि ये कैसे बनेगी। तो मैंने कुर्ता तो लगभग एक ही दिन में मैंने कुर्ता बना लिया था फर्स्ट टाइम में, और मम्मी घर पर नहीं थी। मम्मी के आने से पहले मैंने वो कुर्ते की कटिंग भी कर ली थी और कुर्ता सिल भी लिया था। शाम को मम्मी आई, मैंने वो सब छुपा कर रख दिया था। शाम को मम्मी आई, फिर मैंने उनको वो कुर्ता उठा के दिया। मैंने कहा मम्मी पहन के दिखाओ। मम्मी देख के हैरान हो गई कि दीदी ये क्या। तो मम्मी ने पहले तो मुझे डांटा कि तूने मेरा सूट ख़राब कर दिया, सारा कपड़ा बिगाड़ दिया, पूछ तो लेना चाहिए पहले, ऐसा वैसा करके उन्होंने मुझे डांटा। फिर उसके बाद मैंने कहा डाल कर तो देखो। फिर मम्मी ने कुर्ता डालकर आई तो वो एकदम परफेक्ट फिटिंग का बना, और जो नेक शेप होता है, स्लीव्स होती है, सारा कुछ एकदम परफेक्ट, और जो उस पर जो स्टिचिंग आती है वो भी बिल्कुल परफेक्ट मेरे हाथ में ऐसे जच गया था। मतलब कहीं भी टेढ़ी मेढ़ी सी लाइन नहीं, बिल्कुल अच्छे से मैंने सिलाई की। और मम्मी ने सूट डाला, मम्मी हैरान। उसके बाद मम्मी ने कहा अरे वाह, इसको तो आती है। फिर मम्मी ने कहा फिर सलवार भी बना देती। मैंने कहा नहीं, मुझे सलवार नहीं आती। सलवार कैसे बनाऊँ मैं? मम्मी का जैसे कुर्ता आता है वैसे सलवार भी बन सकती है, जैसे कुर्ता बनाने सलवार बना देती। मैंने कहा नहीं, ये तो मुझे नहीं आता। फिर मैंने एक बार कपड़ा उठाया, फैलाया, सारा कुछ नापा नूपा करा, फिर मैंने उसको वापस रख दिया। मैंने कहा मेरे बस की नहीं है, कैसे बनेगी सलवार। उसके बाद फिर मम्मी को थोड़ी बहुत सिलाई मम्मी ने सीखी हुई है पहले से, तो मम्मी ने फिर मुझे सलवार की कटिंग करना लगभग 10 बार बताई होगी। जैसे आगे से आगे मैं और सूट सिलती गई, कभी मेरा कभी मम्मी का। तो मैं कुर्ते कुर्ते बना लेती थी और सलवार की कटिंग मम्मी से ही करवाती थी, मैं कभी नहीं बनाती थी। ऐसे करते करते फिर सबको पता चल गया जैसे कॉलोनी में कि इसको सिलाई आती है, मम्मी का सूट सिलती है, ऐसे करके। फिर मेरा एक बार ऐसे मन में आया कि क्यों ना मैं यही काम स्टार्ट करूँ। फिर मैंने सिलाई स्टार्ट किया, और कॉलोनी में मैंने 2-4 आंटियों को बोला कि मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो वो तो खुश हुई कि हमारा बना देगी, हमारा बना देगी। मैंने कहा हाँ बना दूँगी। फिर मैंने पहला सूट बनाया था, तो वो तब सिलाई का रेट था 40 रुपये या 35 रुपये था। तब मैंने सिलाई स्टार्ट की थी, और 35 रुपये में मैंने पहला सूट सिया था एक आंटी का, तो वो उन्हें पसंद आया था। तो ऐसे करते करते सबको पता चला, तो मेरे पास सिलाई आने लगी थी। फिर मैं स्टिचिंग करती थी और मुझे अच्छा लगता था कि सबको मेरा काम पसंद आ गया था, मेरा काम भी जम गया था। काफ़ी सारी सिलाई आती थी मेरे पास, हर दिन लगभग 4-4 6-6 सूट तो मेरे पास आते ही थे सिलने को। इतना सारा हो जाता था कि मैं परेशान हो जाती थी कि इतनी सिलाई आ रही है, मैं क्या करूँगी, कैसे करूँगी। कई बार लोगों को मना करती थी कि नहीं आंटी बहुत हो गया, अभी मैं पहले का कंप्लीट कर लूँ। ऐसे करके फिर मेरा सिलाई का काम हो गया था। फिर मैं सिलाई करती थी, मतलब टेलर ही बन गई थी। और टेलर भी ऐसे कि जैसे प्रोफेशनल टेलर होते हैं, ऐसे टेलर बन गई थी मैं। इतना काम करती थी, इतना काम होता था मेरे पास। तो बस ऐसे करके अब मैं वहाँ तक पहुँची। अब वहाँ से मैं सोचो सिलाई का काम कहाँ और कहाँ से कहाँ आकर अब मैं बन गई हूँ यूट्यूबर। तो टेलर से अब मैं बन गई हूँ यूट्यूबर। तो अब ये कैसे हुआ, इस बीच की बहुत लंबी कहानी, जो जर्नी मेरी वहाँ से यहाँ तक पहुँची, तो उसके बीच में भी बहुत कुछ हुआ। तो धीरे धीरे मैं आपके साथ सारा कुछ एक्सप्लेन करूँगी, सारी बातें शेयर करूँगी, और ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आज की बात मैं यहीं पर एंड करती हूँ, इतनी अपनी स्टोरी सुनाती हूँ। आगे की स्टोरी मैं अभी नहीं सुनाऊँगी क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी, तो शायद आप मेरी स्टोरी पूरी देखो भी ना। ऐसा भी होता है ना, बोर हो जाते हैं किसी की बात सुनते सुनते कि यार कब से बोली जा रही है। तो ठीक है, मैं अपनी अभी जो बात मेरी यहीं तक रखती हूँ, और ये व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आज मैंने और कुछ भी नहीं किया है, और देखती हूँ शायद अगर और कुछ मैंने किया शूट तो मैं इसी व्लॉग में वो भी ऐड कर दूँगी। तो चलिए, अच्छा लगा आपके साथ बातें शेयर करके। आपको मेरी बातें कैसी लगी, आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा, मेरी वीडियो कैसी लगी, मेरी बातें पसंद आई तो इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और मेरे साथ जुड़े रहिएगा आगे मेरी वीडियोज़ और ब्लॉग देखने के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। नेक्स्ट ब्लॉग में कल या परसों तक अपलोड कर दूँगी। तो चलिए फिर मिलेंगे, तब